हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हर्षिद इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि बिजली के बुनियादी सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सिद्धांत परमाणु संरचना के बारे में, जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक स्तर है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि डीसी सर्किट, एसी सर्किट, डाइलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। इन सभी सर्किटों को समझने से पहले हमें डीसी सर्किट को समझना जरूरी है, और उससे भी पहले डीसी सर्किट को समझने से पहले पदार्थ की परमाणु संरचना को समझना जरूरी है, ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के आवेशों के बारे में हम अच्छे से जान सकें। प्रकृति के सभी तत्वों जैसे कि जैव पदार्थ, अजैव पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और घन पदार्थ, उन सभी में परमाणु संरचना पाई जाती है, जिसे तोड़ने पर छोटे छोटे कण यानी कि अणु पाए जाते हैं, जो एक या अधिक परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे H+H = H2, यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु को बनाते हैं। कई साल पहले भारतीय महर्षि कणाद ने सबसे पहले यह बताया था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और एक ऐसी अवस्था आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी, जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। इसी प्रकार ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने भी यह विचार दिए थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा। उसके बाद अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सन 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया, जिनके अनुसार प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु का और अधिक विभाजन नहीं कर सकते। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार, रंग, रूप और गुणों में समान होते हैं, परंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। उनका यह सिद्धांत लगभग 100 वर्षों तक चला। फिर 20वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया और अपने अपने प्रयोगों के आधार पर यह साबित कर दिया कि परमाणु का भी विभाजन किया जा सकता है। परमाणु का विभाजन करने पर 3 प्रकार के अलग अलग मूल कण पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों की खोज अलग अलग समय में और अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा हुई है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जे टॉमसन ने सन 1897 में एक तरबूज का प्रयोग करके यह बताया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल के नाम से प्रचलित हुआ। इस मॉडल की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बांटा हुआ माना गया है, जो रदरफोर्ड की प्रकीर्णन थियरी आने से इस मॉडल का महत्व नहीं रहा। तो आइए जानते हैं रदरफोर्ड का इस थियरी के बारे में। सन 1919 में रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल तैयार किया, जिसका नाम दिया गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि यह मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युतीय बलों द्वारा बंधे रहते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु के भीतर धनावेशित भाग यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होने की बात बताई, जो एक प्रयोग के माध्यम से, जैसे कि सोने की एकदम पतली प्लेट पर अल्फा किरणें दौड़ाई, तो ज्यादातर अल्फा कण सोने की प्लेट से बिना विक्षेपित हुए आर पार निकल गए, और अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोण से विक्षेपित हुआ, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और कुछ ही अल्फा कण विक्षेपित हुआ, जिससे यह पता चला कि परमाणु के मध्य में धनावेशित भाग यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पाया जाता है। परमाणु का धनावेश
व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। रदरफोर्ड की इस थियरी का सहारा लेके एक और वैज्ञानिक ने अपना मॉडल बनाया जिसका नाम है नील्स बोर। नील्स बोर ने सन 1913 में एक परमाणु मॉडल तैयार किया जो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कुछ तथ्यों की कमियों का अंदाजा लगा और प्लॉक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता लेते हुए बोर ने अपना एक मॉडल तैयार किया। बोर ने इस मॉडल के अनुसार यह बात बताया कि इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के बाहरी और निरंतर तेज गति से चक्कर लगाए जाते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा या बाहरी बल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जब विद्युत के ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चक्कर लगाने से इसमें स्थित धन आवेश वाले प्रोटॉन के कारण इनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह आकर्षण बल ही इलेक्ट्रॉन को अपकेंद्रीय बल देने में सहायक होता है। इसके कारण ही उनमें गति करने की ऊर्जा बनी रहती है। यानी बोर के इस मॉडल के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपकेंद्रीय बल नाभिक में स्थित प्रोटॉन के होने से प्राप्त होता है। बोर ने अपने मॉडल में इस बात का भी व्याख्यान किया कि परमाणु के भीतर स्थिर नाभिक को बाह्य भाग में भिन्न भिन्न स्तर यानी कि कक्षा का सृजन होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करते रहते हैं। परमाणु में किसी कारणवश यदि ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा भी कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होने लगता है। जब परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन अपने एक ही कक्ष में स्थायी रूप से गतिमान रहता है तो इसे आद्य अवस्था कहा जाता है। जब ऊर्जा स्तर में बदलाव के कारण इलेक्ट्रॉन एक कक्ष को त्याग कर दूसरे कक्ष में पहुंच जाता है तो इसे इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। बोर द्वारा अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत होने से पहले ही परमाणु संरचना के संदर्भ में बहुत से तथ्य साबित हो चुके थे, जैसे कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता, परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है, व परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। इनमें से कुछ धनावेशित, कुछ ऋणावेशित और कुछ उदासीन प्रकृति के होते हैं। नील्स बोर द्वारा रदरफोर्ड के मॉडल को उच्च स्तर पर ले जाकर उसमें नई खोजों के तथ्यों को जोड़ा गया और परमाणु संरचना संबंधी कुछ नियमों से ज्ञात करवाया गया। कुछ कमियों के अलावा बोर का मॉडल बहुत ही कामयाब रहा। अब बारी आती है न्यूटन की खोज। तो न्यूटन की खोज कैसे हुई? न्यूटन एक विद्युत उदासीन कण है जिसमें कोई चार्ज नहीं रहता। इस कण की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन का भार लगभग एक प्रोटॉन के भार के बराबर होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का समान भार रहता है। जिस तत्व का परमाणु उदासीन होता है उस तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेशित कण होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन रहते हैं, जिससे विद्युत का अवाहक कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और रबर। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार अथवा परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इस प्रकार परमाणु संख्या एवं परमाणु भार ज्ञात होने पर किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या बताई जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।